आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और अश्विन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि अभी CGL प्री के जो एग्ज़ाम्स थे वो ओवर हो गए आज से, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादातर जो डाउट्स होंगे एक एस्पिरेंट के तौर पे एग्ज़ाम होने के बाद जो डाउट्स आते हैं, उन सभी डाउट्स को मैं आज क्लियर कर दूँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी प्रश्न आ रहे होंगे पेपर देने के बाद, या किसी भी CGL CHSL या और कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, स्टेनो देते हैं, CPO देते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो जनरली पेपर ख़त्म होने के बाद जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं उन क्वेश्चंस को आज मैं जवाब दूंगा आपके साथ। ठीक है, हाँ, आइए ज़रा खुद को छोटा करते हैं, फिर आपके सामने बात करते हैं। देखिए, क्या चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी मैं आपको बताता हूँ। आपकी मैं कमियां गिनाऊंगा आज, ठीक है, कमियां गिनाऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि आप लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे मैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS। जब यहाँ पे दे रहे थे आप, तो आपसे मैं बात कर रहा था कि आप लोगों के कितना स्कोर आ रहा था। इंग्लिश में बता रहे थे इंग्लिश मुझे आती है और 24-25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ये पहले बताते थे आप लोग। ठीक है, ये बात पहले बताया करते थे। फिर मैथ्स में बताते थे कि मैथ्स भी ठीक है भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल आता है सब कुछ, और मैंने पढ़ रखी है मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-22 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं। हाँ, 20-22 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और कर लेते हैं भैया, सभी टॉपिक्स पढ़ें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रीजनिंग में आप क्या बताएं, रीजनिंग में क्या पढ़ना, इसमें तो 24-25 ऐसे आ जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर करते हैं तो लगभग पढ़ा हुआ है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। GS में आप लोग खैर परेशान रहते थे पहले भी कि 10-15 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, 10-12 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, ये बात पहले की थी। आप लोगों से लगातार मैं इस बात को लेकर कहता रहा कि आप सभी लोग पेपर मॉक टेस्ट दे लीजिए। पेपर से पहले सभी लोगों से कह रहा था कि बहुत सारा मॉक टेस्ट दे लीजिए, बहुत सारा प्रीवियस से लगा लीजिए। और अब जो बात की कंडीशन है, मैंने कहा था जो, वो आज भी सही हुआ। पेपर बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा आया, कुछ भी नया नहीं आया। चाहे वो इंग्लिश कर लीजिए, चाहे वो मैथ कर लीजिए। रीजनिंग बल्कि इजी आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। GS थोड़ा टफ आई है, ठीक है। SSC का बच्चा वैसे भी GS में उतना स्कोर लेके चलता नहीं है। 15-20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर उसके लिए बहुत हो जाता है। इस बार तो खैर वो हालत नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बार पेपर हुए हैं, मैंने तो दिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रिव्यू आ रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी के हुए ही नहीं है ढंग से, ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या है, अब आपकी मैं गलतियां बताता हूं कि आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस हुए हैं कितने, 24-25 ही, लेकिन सही हुए कि नहीं हुए इस पे डाउट है। डाउट आ गया ना। और दूसरी चीज एक देखी होगी कि आप जब घर पे करते थे तो आपसे हो जाता था, वहां पे इस इंग्लिश को आपने 10 मिनट से 12 मिनट दिया हुआ है, 10 से 12 मिनट, जो कि आप बहुत सारे बच्चों से वहीं से पीछे हो गए। इंग्लिश में आपका स्टैंडर्ड टाइम 6 से 8 मिनट होता है। स्टैंडर्ड 6 अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा लग गया तो 8 मिनट। इससे ज़्यादा जिस तरीके के SSC में इंग्लिश पूछी जाती है, इससे ज़्यादा इसमें आप टाइम देते हैं, तो फिर आप इसका मतलब बहुत बच्चों से पीछे जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे आपके हाथ पैर कांप रहे थे, घबराहट बहुत तेज़ हो रही थी, माउस आपका ले जाने लाने में दिक्कत हो रही थी, क्लिक करने में टाइम लग रहा था। आप लोग ये भी रहा होगा कि जब क्लिक करते हैं नेक्स्ट नहीं हो पाता बड़ी जल्दी, जितना घर में हो जाता है स्मूथली उतना वहाँ पे नहीं हो रहा था। ये सभी चीज़ें आई होंगी। हाँ, तभी कहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देना चाहिए। और तैयारी है या नहीं है, मॉक टेस्ट आप पहले दिन से स्टार्ट करिए ताकि आपको उसकी आदत पड़े, क्योंकि ये गेम नॉलेज का कम, पेशेंस का और आपकी प्रैक्टिस का ज़्यादा है। मैथ्स में आपको सभी टॉपिक्स आते थे, लेकिन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के हुए होंगे 15 से 18। ये ज़्यादातर लोग जो टॉपर लोग हैं उनको मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मैं वीडियो है भी नहीं। 15 से 18 क्वेश्चन हुए, कुछ लोगों के इससे भी कम हुए होंगे। और उन्होंने बस एक बात बताई कि भैया इसको जो है मैंने 20 से 25 मिनट दिए, लेकिन टाइम कम पड़ गया और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ये कोई नई बात है क्या? जब से TCS एग्जाम ले रहा है तब से कैलकुलेशन ज़्यादा है ही। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देना चाहिए था। आपको टॉपिक्स अभी आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आती है। मैं हमेशा से ये कह रहा था आपसे कि आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दीजिए, तो वो जो क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करना है, कैसे टॉपर बच्चे करते हैं, सिलेक्टेड बच्चे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे हर क्वेश्चन में आपसे 10-20 सेकंड बचा लेते हैं, हर क्वेश्चन में 10-20 सेकंड बच जाता है, तो आप समझिए उसका प्रभाव कितना ज़्यादा होता है।
आप वहाँ पर ये चीज़ मान लीजिए मेरी, और जो स्टैंडर्ड टाइम इसका 20-25 मिनट ही होता है, 20 से 25 मिनट देना चाहिए, लेकिन उसमें 25 क्वेश्चन होने चाहिए, 24 क्वेश्चन होने चाहिए, 23 क्वेश्चन होने चाहिए। और दूसरी चीज़, आप स्किप नहीं कर पा रहे थे। ज़्यादातर बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं, कि आप पेपर में बैठे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि अरे यार परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये तो आ ही जाना चाहिए मुझे और ये मैं ज़रूर कर लूँगा ऐसा, और फिर 1 मिनट दिया, 1.5 मिनट दिया, फिर नहीं आ रहा, फिर गलत हुआ, फिर वापस दूसरे क्वेश्चन पे गए। स्किप करने में आपको डर लगता है। मैंने कहा था कि पहले गो में आपको जो आंखों से देख के ये लग जाए कि बस ये गुणा करना है, ये भाग करना है, ये आंसर होगा, जो 50 बार लगाया हुआ है क्वेश्चन, आप पहले उसको अटेम्प्ट करिए, नए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और ये चीज़ का अभाव आज आप फील करो। देखिए ये कमियां हैं जो आपको आज महसूस हो रही होंगी कि यार ये चीज़ें सच में ऐसे ही हुई थी, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। रीजनिंग आपको सब आती है, सब रीजनिंग आती है, लेकिन रीजनिंग में आपने क्वेश्चंस किए होंगे, जो मेरी उम्मीद है 20 से 22 क्वेश्चन, हो सकता है इससे कम भी, मैं 18 ले लेता हूँ, 18, 20, 22 जो इसी एवरेज में किए होंगे। टाइम आपने इसको ही 25 मिनट दे दिया होगा, लगभग 25 से 27 मिनट। और आप फिर बोलेंगे कि यार भैया रीजनिंग, अब मुझे लग रहा था कि रीजनिंग आती है, मैं रीजनिंग कर ले जाऊंगा, और यदि रीजनिंग भी नहीं कर पाऊंगा तो और क्या करूंगा, है ना। ये रहता है कि यदि यार रीजनिंग ही नहीं कर पाया तो बाकी क्या करूंगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये ध्यान रखिए। किसी क्वेश्चन से 8 नंबर मिलने वाले नहीं है, चाहे वो रीजनिंग का करिए, चाहे मैथ का, चाहे जीएस का। तो जैसे रीजनिंग में 15-16 क्वेश्चन ईजी होते हैं, बाकी के क्वेश्चन थोड़ा टाइम डिमांड करते हैं। तो शुरुआत के 15-16 क्वेश्चन आप क्यों नहीं 10-12 मिनट में कर लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड टाइम जिस हिसाब की आजकल रीजनिंग पूछी जा रही है, मुझे लग रहा है कि 15 से 18 मिनट बहुत है, 15 से 18 मिनट देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम 15 से 18 मिनट, इससे ज़्यादा देते हैं तो फिर, और 15, मैं कहता हूँ कि पहले 12 मिनट में आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए इजी ढूंढ के, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए रीजनिंग को। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि यार पता नहीं आगे आए कि ना आए, मैथ्स हो कि ना हो, कम से कम रीजनिंग तो ढंग से करते चलें। नहीं, पेपर को 2 बार 3 बार में करिए। तो पहले आप 12-13 मिनट दीजिए इसको, 12-13 मिनट में 15 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं, ठीक है, इजी वाले। बाकी के बच्चे 10 क्वेश्चन उनको लास्ट में आइए, जब ना हो पाए तो 4-5 मिनट 6 मिनट दीजिए। एक बार आप क्वेश्चन देख के गए होंगे, पहले 5-6 मिनट देंगे तो फिर क्या होगा, 12 के बाद 6 मिनट बच रहे हैं ना, 18 मिनट दे सकते हैं ना रीजनिंग को। तो 6 मिनट जब बाद में देंगे आप, तो हो सकता है कि उसमें 5-6 क्वेश्चन और हो जाए। 15 क्वेश्चन और थे, 20 क्वेश्चन सही हो गए आपके, 20-21 क्वेश्चन सही हो गए, जो कि बढ़िया स्कोर है। जिस हिसाब की रीजनिंग थोड़ी बताते हैं कि इस बार लाइट आई थी, तो आप 22-23 कर सकते थे। ये चीज़ें हुई थी ना आपके साथ। फिर यदि मैं जीएस में बात करूं तो जीएस में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जीएस में लगता तो वैसे स्टैंडर्ड टाइम 4-5 मिनट है, आप लोगों ने लेकिन 7 से 10 मिनट दिया होगा। मुझे लगता है कि 7 से 10 मिनट आप लोगों ने दिया होगा। उसके बाद भी इस तरीके की जीएस आई थी कि आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन भी सही हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। जीएस में ऐसा इस बार का हाल था, ठीक है ना। अब आप मेरे हिसाब से आप लोगों का जो अटेम्प्ट पहुंच रहा होगा वो पहुंच रहा होगा 50 से 70 के बीच में। एक्यूरेसी कितनी होगी पता नहीं है, एक्यूरेसी पता नहीं है। जैसे मैं अभी बात खत्म कर लूँ मोहित, फिर सवाल ले रहा हूँ। मैंने कहा कि 50 से 70 के आसपास अटेम्प्ट होगा। जो लोग मॉक टेस्ट में यहाँ 120-130 कर रहे थे ना, उनकी हाल बता रहा हूँ मैं। 50 से 70 के बीच में सब लोग लटक रहे होंगे, झूल रहे होंगे ज़्यादातर लोग। जो टॉपर लोग हैं, जो पहले से सेलेक्ट हैं, या जो उनकी प्रोबेबिलिटी मेंस दे के आए हैं पिछली बार, उन लोगों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से एक्सपीरियंस, उनको पता है कैसे पेपर हैंडल करना है। लेकिन आपके लिए ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल नहीं होंगी। ये आ रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा कि क्या करें, एसएससी छोड़ दें, क्योंकि आपने कट ऑफ क्या सुनी है, 150 जाती है, 150 जाती है, तो यार 75 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। हम 70 अटेम्प्ट ही करके आए, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़, पहले 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो चीज़ ये है कि जब 150 कट ऑफ जाती है तो रॉ मार्क्स नहीं होते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स होते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपका इजी है, किसी की शिफ्ट इजी है, किसी के टफ है। आपके हो सकता है कि टफ में 110 आए हों, फिर आपके 30 नंबर बढ़ के 140 हो जाएं, 145 हो जाएं, है ना। तो ऐसा हिम्मत नहीं हारनी है, पहली बात। तो मैं ये बताता हूँ कि यदि अच्छी शिफ्ट में इस बार आप लोग, अच्छी शिफ्ट में जो टफ शिफ्ट हैं, 100 प्लस स्कोर कर देते हैं, ठीक है ना, 100 प्लस स्कोर कर देते हैं टफ में, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेंस देने को मिलेगा आपको। 110 नहीं, चलिए 110 कर लीजिए, 100 नहीं 110 कर लीजिए। 110 के ऊपर स्कोर यदि आपका गया टफ शिफ्ट में, तो आपको मेंस देने को मिलेगा। कैटेगरी कोई भी हो, जनरल वालों को मिल जाएगा।
ठीक है, तो पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मार्क्स होते हैं, तो ये बात आप दिमाग से हटा दीजिए कि नहीं नहीं मेरा 150 बनेगा तभी प्री कर पाऊंगा और तभी मेंस दे पाऊंगा, वरना किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बताइए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये बताइए कि अब क्या करें, तो भाई जब हमने आपसे ये बोला था कि मॉक टेस्ट दे लीजिए, स्पीड इंप्रूव कर लीजिए, तब तो हमारी बात सुनी नहीं आपने। तब तो आपको लग रहा था कि अरे हम पेपर से पहले दे लेंगे, घर में सब कुछ करते ही हैं, पेपर क्वेश्चंस करते ही हैं, वहाँ भी कर लेंगे। भाई एक बात बताइए, आपने जो गलतियाँ घर पे करनी थी वही जाके पेपर में करी कि नहीं करी? पेपर मैनेज नहीं कर पाए ना आप लोग, ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं था, पेपर मैनेज नहीं हुआ, टाइम नहीं बचा। ये चीज़ें यदि आप घर पे करके गए होते तो आपको नहीं लगता है कि आप और बेहतर परफॉर्म कर गए होते? बताइए। अब ऐसे में मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने जो गलतियां यहाँ करी हैं वो अब आगे ना करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि अब आगे मेंस की तैयारी करें कि ना करें, मेंस की भैया बिल्कुल करिए। क्यों, मैं बताता हूँ। इसमें क्या आपको पढ़ना है, मैथ्स, और क्या पढ़ना है, इंग्लिश। 200 नंबर की मैथ्स और 200 नंबर की इंग्लिश, इन दो पार्ट्स को आप जब पढ़ोगे, मेंस के लिए पढ़ोगे, आप प्री निकलता है कि नहीं निकलता है बाद की बात है, लेकिन पहले ये देखिए कि जब 200 नंबर की इंग्लिश और 200 नंबर की मैथ आप मेंस के लिए ढंग से पढ़ लेंगे तो अगली बार इंग्लिश में, प्री में बोल रहा हूँ मैं, प्री में 45 प्लस नंबर आएगा और मैथ्स में भी 45 प्लस। अब बताइए सीधा सीधा 90 नंबर तो यहाँ से ले आओगे अगली बार प्री में कि नहीं ले आओगे? बिल्कुल ले आओगे। रही बात रीजनिंग की और जीएस की, उसमें तो आप जानते ही हो कि रीजनिंग में आप 20 प्लस कर ही देते हैं, मतलब 40 नंबर के आसपास या 40 के आसपास, हाँ, और जीएस में कोई उम्मीद नहीं रहती, तो 130 से 140 नंबर के आसपास नहीं चले जाओगे आप लोग, बड़े आराम से चले जाओगे। तो लॉस कहाँ से है, कहाँ से लॉस है? और एक बात और बताते हैं, जो लोग इस बार 100 नंबर के आसपास, 100 नंबर, 90 नंबर, ये नंबर लेके आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के हाई चांसेस अगली बार उन्हीं के होंगे। ठीक है, एक तो इसी बार उनको मेंस देने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अगली बार आपके हाई सिलेक्शन, हाई चांसेस होंगे। ठीक है ना, हाई चांसेस होंगे सिलेक्शन के नेक्स्ट टाइम पे। तो आप ये भूल तो करिए मत कि छोड़ देंगे। आप पढ़िए, मेंस के लिए पढ़िए, हाँ, जीएस और रीजनिंग को साइड में पढ़ते रहिए। हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल आंख बंद करके आप मैथ और इंग्लिश पढ़िए इतने स्कोर में, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश पढ़ लेंगे मेंस का तो आपका नुकसान कहाँ से है? मेरी बात मुझे ये बताइए, नुकसान तो नहीं है ना? तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेंस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और आपको पता नहीं कितने बच्चों से आगे लेकर चला जाएगा यदि इंग्लिश और मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी इसी 2-3 महीने में मेंस करने के चक्कर में। समझ रहे हैं आप? अगली बार आप लाइन में आगे खड़े होंगे, इस बार नहीं तो अगली बार से ही करना तो है ना आपको। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर में कहीं भाग के नहीं जाना आपको। ये आयोग है एसएससी, ये एग्जाम कराएगा ही कराएगा, बाकी को भरोसा नहीं है स्टेट में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इसमें वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होगा, सिलेक्शन भी होगा और ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ठीक है ना, तो आप लोग छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते। इस वजह से घर में कमियां कम कर दीजिए, मतलब डू मिस्टेक at home, avoid at एग्जाम हॉल। ठीक है, घर में गलतियां कर लीजिए, जितनी आपको मॉक टेस्ट में कम टाइम नहीं बच रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप ये सब घर में कर लीजिए। ठीक है, और वहां जाके आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़, अब आप शुरू कर दीजिए पढ़ना बिल्कुल उतनी ही ईमानदारी और जोश के साथ। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं, 1-2 महीने पहले से, क्योंकि पता है कि एग्जाम होने वाला है। अब फिर आपको पता रहेगा कि अगले साल होगा जाके, तो आप एकदम से सुस्त पड़ जाएंगे। सुस्त नहीं पढ़ना आपको, उतनी ही जितनी अभी 1-2 महीने से करते आ रहे हैं ना, इसी को आप अगले 5-6 महीने और कैरी कर दीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए कि यही ही होता है। जो लोग पीछे हट जाते हैं वो फिर से अगली बार ऐसा ही स्कोर लेके आएंगे, जो लोग यहीं से फाइट करके आगे बढ़ते हैं उनका स्कोर अगली बार सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही सजेशन थी मुझे। तो मैंने आपकी गलतियां बताई हैं और आप फील करेंगे कि ये सब गलतियां आपके साथ हुई होंगी, आपसे मैनेज नहीं हुआ होगा, पेपर टाइम मैनेज नहीं हुआ होगा, घबराहट हुई होगी, ये सभी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, सबके साथ होती हैं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि अगली बार ना हो इस वजह से ये सब गलतियां, इस बार घर पे करके जाइए और घर से मेहनत करके जाइए। अब चलते हैं, आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं।
क्वेश्चंस हैं, किसके क्वेश्चन है? सौम्या पटेल गुड इवनिंग, हिमानी नमस्ते, आदित्य नमस्ते, मोहित घबराहट कैसे कम करें सर? स्किप करके बचा लेते हैं टाइम। हाँ, आप टाइम बचा लेते हैं क्योंकि आप तो सिलेक्टेड हैं, आप पहले से है, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको ये स्किप करना नहीं आता है और उनसे ये हो ही नहीं पाता। उनको लगता है कि यार स्किप कर देंगे, पता लगा बाद में कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। आप इतना टाइम बचाइए ना, शुरुआत में आप हर जगह स्किप, मार्क एंड रिव्यू ये सब कुछ दिया है पेपर में, तो इसका यूज़ करिए प्रॉपर, ठीक है। मान लीजिए आप रीजनिंग से शुरू करते हैं, रीजनिंग को 12 मिनट दीजिए, 10 मिनट 12 मिनट 15 क्वेश्चन करिए, स्किप करिए। अभी आपके पास 48 मिनट है। अब आगे मान लीजिए मैथ्स आ गई, मैथ्स में आप पहले गो में हो सकता है आपसे 15-16 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 15-16 क्वेश्चन 17-18 मिनट 20 मिनट दे दीजिए, स्किप कर दीजिए। उसके बाद अगली आप जाएंगे, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश में आपको हार्डली 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं, मार्क एंड रिव्यू लगा लीजिए। मान लीजिए PQRS का है, आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टाइम, तो तुरंत देखिए आंसर, मार्क एंड रिव्यू लगा के आगे बढ़ जाइए, फिर बाद में आके आप देख लीजिएगा उसको। मैथ्स देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लिश आपको आती है, आप सब लोग कहते हो हमको आती है, मैथ्स हमको सब लोगों को आती है, टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो ना, तो टाइम मैनेज करिए। अब जैसे इंग्लिश में क्या है कि आप 6 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं तो आप फेल हो गए हैं, सीधी सी बात है। इससे ज़्यादा टाइम ना दीजिए। इस वजह से आप अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाइए, रीडिंग स्किल मतलब रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, आप जल्दी से स्पीड में पढ़िए, जल्दी से आप ग्रास्प करिए कि कमी कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इंग्लिश ऐसा कर लिए 5-6 मिनट 7 मिनट 6 मिनट में। उसके बाद जीएस में जाइए, जीएस में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं, ठीक, कोई बात ही नहीं है। 4-5 मिनट से ज़्यादा जीएस में दीजिए मत। फिर लौट के आइए, अभी टाइम आपके पास 20-25 मिनट बच जाएगा। अब लौट के आइए, अब रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चंस को पकड़िए, 20 मिनट भी बचता है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को लौट के पकड़िए जो टफ थे। अभी भी स्किप करना है, अभी भी ऐसा नहीं है कि पकड़ के बैठ जाना है तो बैठ जाना है, अभी भी एक थोड़ा सा देखना है, होने वाला है तो ठीक है, वरना नहीं करना है। फिर मैथ्स में भाग के जाना है, मैथ्स में देखना है कि कुछ क्वेश्चन लग रहे थे कि 1-2 मिनट देंगे तो हो जाएंगे, तो उनको करिए, फिर भागिए, फिर रीजनिंग में जाइए, फिर मैथ्स में आइए। 2-3 बार ऐसे आप सफल करिए, फिर इसके बाद आपको लगेगा कि आपने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है। हाँ, घबराहट तो भैया कम करनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको ये घबराहट तभी जाएगी जब आप मॉक टेस्ट बहुत सारे दे लेंगे। जब यहाँ पे कंपटीशन में आप 2 लोग बैठ के दीजिए मॉक टेस्ट, अरे वो जल्दी कर ले रहा है, वो 7वें क्वेश्चन में पहुँच गया, मैं अभी पहले में हूँ, तो वो कॉम्पिटिशन फील करिए साथ में, फिर आपकी ये चीज़ें सुधर जाएंगी। जितनी गलतियां आपने अभी सीजीएल में करी हैं, जितनी बातें मैंने अभी पूरे वीडियो में बोली हैं, वही बातें CHSL, MTS, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी सबके लिए फॉलो होता है। यही गलतियां आप वहां भी करेंगे जाके, तो ये गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, वीडियो को इतना ही रखते हैं, और बाकी जो सवाल होंगे आप ग्रुप पे पोस्ट करिए, वहाँ पर आपके सवालों का जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी बात समझ में आई होगी और आपको एहसास ज़रूर हुआ होगा कि आपने हाँ ये गलतियाँ करी हैं, हमारी बात नहीं मानी थी जब मैंने आपसे कहा था, वो गलतियाँ करी थी। आप इन बातों को एक्सेप्ट करिए और उसके बाद इन कमियों को दूर करिए और आगे चल के सिलेक्शन लीजिए। एक बार फेल होने के बाद आपको रास्ता और क्लियर पता हो जाता है, ठीक है ना। जब आप बैटिंग करने जाते हैं, क्रीज पे एक बार आउट होके आते हैं, तो बॉलर और क्रीज दोनों, पिच दोनों समझ में आ जाती है कि अच्छा इस बार ऐसे खेलना है, इस वजह से आउट हुए थे, अब दोबारा आउट नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो सीखेंगे वो जीतेंगे, जो छोड़ेंगे वो हारेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और खूब अच्छा परफॉर्म